नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम जीके यानी दोस्तों सामान्य ज्ञान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो बताएंगे संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इरविन ने। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। तो अब ये हमारा नया संसद भवन बन चुका है। आप सभी को पता होगा कि जो पुराना संसद भवन था वह नए संसद भवन में अब शिफ्ट हो गया है। तो पूछा जाए नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। और जो पुराना संसद भवन था उसका उद्घाटन इरविन ने किया था, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें। देखिए बताएंगे संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो संसद का उच्च सदन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो संसद का उच्च सदन कौन है? तो याद रखेंगे राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन संसद में होते कितने लोग हैं? तो कितने लोगों को मिलाकर संसद बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनता है। लेकिन सदन पूछे तो सदन केवल 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। और याद रखेंगे राज्यसभा को अस्थाई सदन भी कहा जाता है। क्या अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता। तो याद रखेंगे। देखिए एक बार हम फिर से सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। संसद का उच्च सदन कौन है? राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। निम्न सदन कौन है? लोकसभा संसद का निम्न सदन है। संसद के कितने सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन होते हैं। और संसद में कितने लोगों को मिलाकर संसद बनता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनता है। तो इनको आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? बताएंगे संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना अंतराल होता है? तो यह अंतराल 6 महीने का होता है। तो 6 माह इसका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 माह का यहाँ पर अंतराल होता है। अब देखिए अगर पूछा जाए कि संसद का जो अधिवेशन का सत्र कौन बुलाता है, तो यह आपका राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। आर्टिकल कौन सा है जिसके तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं? तो ये दोस्तों आर्टिकल 108 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्योंकि आर्टिकल देखिए अनुच्छेद 52 में कौन है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का पद है। अब अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? याद रखेंगे अनुच्छेद 53 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का क्या होता है? संघ की कार्यपालिका की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या है? अध्यक्ष है। अनुच्छेद 53 में यहाँ पर दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था दोस्तों उस समय यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये हमसे पूछा गया है। तो भारत कब आज़ाद हुआ दोस्तों? 1947 में हमारा भारत देश यहाँ पर आज़ाद हुआ था। तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो दोस्तों JB कृपलानी थे। यानी डी वाला करेक्ट आंसर लगाएंगे। JB कृपलानी भारत आज़ाद के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? बताएंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12, 13, 17, 21। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का उन्मूलन।
अस्पृश्यता मतलब क्या है? छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, ये भी आपको दे सकता है छुआछूत का अंत। तो ये अनुच्छेद 17 में है, याद रखेंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अनुच्छेद 21। इसमें क्या है? जीवन जीने का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 को आप याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जीवन जीने का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर अगर हम देख ले दोस्तों आर्मी दिवस, तो हमारा आर्मी यानी थल सेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी, याद रखेंगे। थल सेना दिवस मनाया जाता है, आर्मी डे मनाया जाता है। अब नेवी यानी नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? देखिए ये आर्मी दिवस है और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है और 4 दिसंबर को याद रखेंगे हमारा नेवी डे यहाँ पर मनाया जाता है, नौसेना दिवस। तो इन सभी को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। चलिए बताएंगे निम्न में कौन सी खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है? तो अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है? तो खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम है दोस्तों अ ट्रेन टू पाकिस्तान। बहुत पूछा गया है एग्जाम में, अ ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? तो खुशवंत सिंह की पुस्तक है, याद रखेंगे। टॉम ऑफ सैंड किसकी पुस्तक है? तो ये दोस्तों गीतांजलि श्री की पुस्तक है, गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सैंड, इसको भी याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। गीतांजलि श्री की पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड। और अ ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? खुशवंत सिंह की पुस्तक है, याद रखेंगे दोनों को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बताएंगे निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे। देखिए कथक ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत दे या उत्तर प्रदेश दे, कथक इसका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। गिद्दा ये देखिए गिद्दा ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये पंजाब का नृत्य है गिद्दा, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आप यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो डी वाला यहाँ पर नहीं है, तो डी वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए पूछा जाता है कि किस राज्य की 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? बताएंगे किस राज्य का 2 शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे केरल राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। याद रखेंगे कहाँ का है? केरल राज्य का, कथकली मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, याद रखेंगे। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। बताइएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंडित रविशंकर सितार वादक हैं, पंडित किशन महाराज बनारस घराने से हैं। अब केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत हैं। तो बताएंगे। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेटमेंट देकर, और इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। तो पंडित रविशंकर सितार वादक हैं दोस्तों, सही बात है कि पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। पंडित किशन महाराज बनारस घराने से, तो ये भी यहाँ पर हमारा सही है कि पंडित किशन महाराज बनारस घराने से हैं, यानी दोनों कथन यहाँ पर हमारे सही होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, यानी सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये तबला वादक हैं। पंडित किशन महाराज, याद रखेंगे, तबला वादक, ये तबला वादक हैं, यानी तबला बजाते हैं। और पंडित रविशंकर सितार वादक है, यानी सितार के यहाँ पर वादक है, सितार बजाते हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो बताएंगे पंडित दीनदयाल जो श्रमेव जयते योजना है, यह किस मंत्रालय की पहल है? तो याद रखेंगे श्रमेव जयते है, तो श्रमेव से याद रखेंगे श्रम,
तो यह श्रम मंत्रालय की है, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बताएंगे वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो बताएंगे वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे वाटर पोलो 7 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9, 11 खिलाड़ी कितने होते हैं दोस्तों। देखिए क्रिकेट में आपको पता है 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखेंगे खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो इन सभी को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, क्रिकेट फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बताइएगा शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों, कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बताएंगे कि कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। किस बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के समय हुआ था, तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कालाशोक के समय में हुआ था। कौन सी बौद्ध संगीति थी, दूसरी वाली। तो शिशुनाग पूछ लेता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था, आइए आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन महमूद गजनी के दरबार में नहीं थे, यानी इनमें से कौन थे जो महमूद गजनी के दरबार में नहीं थे। तो अलबरूनी, फिरदौसी, लाख बख्श। देखिए लाख बख्श यहाँ पर सी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि लाख बख्श दोस्तों यह एक उपाधि थी, जो किसकी उपाधि थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, तो यह किसकी उपाधि थी, यह कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की यह क्या थी, उपाधि थी, लाख बख्श, यानी सी वाला हमारा करेक्ट होगा, जो महमूद गजनी के दरबार में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बताएंगे गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन किया, वही इसके संस्थापक थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पुराणों का फारसी में अनुवाद किया था, बताएंगे किसने पुराणों का फारसी में अनुवाद किया था। तो कमेंट में इसका आंसर आपको लिखना है कि पुराणों का फारसी में अनुवाद किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कब की गई। तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब की गई थी, 1911 में की गई थी, ये वाला करेक्ट होगा। किसके समय में की गई थी, हार्डिंग के समय में, हार्डिंग था उस समय। इसके समय में दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की गई थी 1911 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वेज नहर। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, तो ये संख्या में बढ़ने लग जाएंगी, यानी ए वाला करेक्ट हो जाएगा। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये अधिक ऊंचाई पर क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं, तो याद रखेंगे ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। तो मानव गुर्दे में जो पथरी है किसकी वजह से बनती है, तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण मानव गुर्दे में जो पथरी होती है वह इसी के कारण बनती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और इनसे संबंधित जो भी साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उससे हमने वीडियो यहाँ पर डिस्कस किया। तो कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी आपको ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।